अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, in our previous lecture we have covered few topics that are operation on the processes, process termination and cooperating processes क्या होते हैं। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आ जाता है थ्रेड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स होंगे जिसमें मैनी टू वन आ जाता है, वन टू वन आ जाता है और मैनी टू मैनी आ जाते हैं। आखिर में हम पढ़ेंगे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है और कैसे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। चलो आइए अपने टॉपिक के ऊपर। थ्रेड्स क्या होता है? थ्रेड को नॉर्मली कहा जाता है थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस। ये हमारे पास प्रोसेस की तरह होता है लेकिन ये लाइट वेट होता है, ठीक है। लेकिन हम इसे प्रोसेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस है। इट कैन बी डिफाइंड एज ए बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। इस थ्रेड्स की वजह से हम लोग जो CPU यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और बल्कि करते हैं। जब से ये मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम आए हैं जिसकी बदौलत हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो जब से मल्टीटास्किंग है तो यह मल्टीटास्किंग विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स हम अचीव करते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आजकल बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं क्योंकि थ्रेड जो हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, वो एक भी हो सकता है, 2, 10, 12 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये असल में हर थ्रेड एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और ये टास्क वन बाय वन परफॉर्म नहीं करते, ये पैरेलल में या आप कह सकते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन करते हैं। सो इस वजह से ये जो थ्रेड्स होते हैं ये लाइट वेट होते हैं और ये CPU को मैक्सिमम यूज़ करते हैं। It also has to maintain certain information but it is for less than a process information requirement। ये कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है या इसको कुछ रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आ जाता है PC, जिसे हम लोग प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर सेट एंड स्टेक स्पेस। ये 3 चीज़ों की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है या इसको ज़रूरत होती है। हैवी वेट प्रोसेस और टास्क में कंटेन मोर देन वन थ्रेड्स। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास प्रोग्राम या कह सकते हैं कि प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स अगर हों तो हम उसको हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं। और आजकल के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स, उसमें थ्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं जो पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मसलन अगर हम वर्ड की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, हम उसको ओपन करते हैं तो हम सिर्फ उसमें टाइपिंग नहीं कर रहे होते, टाइपिंग के साथ साथ उसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी मेंटेन हो रहा होता है, साथ साथ में वो सेंटेंस का ग्रामर भी देखता है और उसी के साथ वो जो जो वर्ड्स हैं उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी चेक करता है। सिर्फ यही नहीं, वो बैकग्राउंड में उसका कलर भी मेंटेन करता है जो आपको पेज वाइट कलर का नज़र आ रहा होता है। तो मैंने सिर्फ जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सिर्फ वर्ड के 4-5 टास्क बताए। ये टास्क सारे जो हैं वो थ्रेड्स हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। एक लिखाई कर रहा है, दूसरा टेक्स्ट का कलर मेंटेन कर रहा है, तीसरा ग्रामर चेक कर रहा है सेंटेंस का, चौथा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग चेक कर रहा है और आपको सजेस्ट करता है कि आपको ये वाली स्पेलिंग यूज़ करनी चाहिए और आपको अंडरलाइन करता है ग्रीन लाइन में या रेड कलर में। सो ये सारे
एक प्रोसेस है जो वर्ड का एक प्रोग्राम है, हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो कि पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पहले लिख लें, उसके बाद कुछ देर बाद ये आपकी स्पेलिंग चेक करे, कुछ देर बाद वो आपका सेंटेंस चेक करे, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होता, वो पैरेलल में आपको बता रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ सिंगल थ्रेड इज ऑलवेज इन अ सिंगल टास्क। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो थ्रेड्स होते हैं वो एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क। सो बीइंग अ प्रोग्रामर हमें पता होना चाहिए कि एक प्रोग्राम के अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो अगर फंक्शन की डिफिनीशन देखें, फंक्शन में भी हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। यहाँ थ्रेड्स भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सो ओवरऑल हमारे पास जो प्रोग्राम होता है उन्हीं फंक्शन को जो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, 2, 3 या 4 या जितने भी होते हैं, उसको ही हम लोग बाद में उससे थ्रेड्स बना लेते हैं। तो फिर वो पैरेलल एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन अगर वो थ्रेड्स नहीं होते, सिंपल फंक्शंस होते हैं, तो फिर वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब एक फंक्शन ख़त्म होगा तो दूसरा फंक्शन स्टार्ट होगा, तीसरा स्टार्ट, इसी तरह तीसरा एंड चौथा। और हमारे एक प्रोग्राम के अंदर एक थ्रेड मस्ट होता है। वापस मैं आपको कहूँगा, जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन मस्ट होता है, हम उसको कहते हैं मेन फंक्शन। और अगर उसके अंदर बहुत सारे और फंक्शंस हैं जो यूज़र ने क्रिएट किए या बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और उसको हमने थ्रेड फंक्शंस के अंदर डाला है एज ए रेफरेंस, तो वो पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सो इस वजह से हमारे पास जितने भी प्रोसेस होते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। थ्रेड ऑफ सेम टास्क आर सिंक्रोनाइज्ड एंड कनेक्टेड। हमारे पास इसमें जो सेम टास्क या ऑलमोस्ट सेम होते हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कहता चलूँ कि हमारे पास जो थ्रेड्स होते हैं वो आपस में रिसोर्सेज शेयर करते हैं। याद रखना कि प्रोसेस जो है वो आपस में रिसोर्सेज शेयर नहीं करता। लेट्स से वी हैव अ प्रोसेस P1 एंड P2। P1 के पास कुछ रिसोर्सेज हैं और P2 के पास कुछ रिसोर्सेज हैं। सो P1 P2 के साथ रिसोर्सेज शेयर नहीं करता, कभी नहीं करेगा, और P2 P1 के साथ रिसोर्स शेयर नहीं करता। लेकिन थ्रेड्स जो होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं अब सारे रिसोर्सेज। और ये याद रखना, थ्रेड्स जो होते हैं वो प्रोसेस के अंदर होते हैं। तो एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ रिसोर्सेज शेयर कर सकता है। वो कौन सी रिसोर्सेज हैं? उसका कोड सेक्शन है, मतलब इंस्ट्रक्शंस। वो डेटा सेक्शन है, मतलब वेरिएबल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज भी शेयर करता है, मतलब फाइल्स एंड सिग्नल्स, मतलब क्लॉक्स हम उसको बोलते हैं, कह सकते हैं आप उसको सीपीयू क्लॉक्स। थ्रेड्स आर preferred since context switching is threads is faster than that of the processes। अब यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं तो उसके अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग या जिसे हम लोग जंपिंग बोलते हैं वो इंतहाई फास्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि ये बेसिक यूनिट ऑफ यूटिलाइजेशन है ऑफ द सीपीयू, क्योंकि ये इंतहाई फास्ट तरीके से स्विचिंग करता है, जिसे हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग बोल रहे हैं। और प्रोसेस के अंदर जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, वो स्लो होता है देन द थ्रेड्स। नाउ वी हैव अ टू टाइप ऑफ थ्रेड्स। नंबर 1 वो होते हैं यूजर लेवल थ्रेड, और नंबर 2 जो है वो है कर्नल लेवल थ्रेड। अब यूजर लेवल थ्रेड जो होते हैं उसमें कर्नल इन्वॉल्व नहीं होता, और कर्नल लेवल थ्रेड में आपका कर्नल इन्वॉल्व होता है। अब हमारे पास थ्रेड्स के 2 टाइप्स हैं। एक होता है जो यूज़र जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और दूसरा जो है थ्रेड वो ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब यूज़र लेवल में आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, खासकर हार्डवेयर की।
और कर्नल वो थ्रेड्स होते हैं जहां पर आप लो लेवल पर आपको रिसोर्सिस की जरूरत होती है। जो यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं वो इंतहाई फास्ट होते हैं। इसलिए फास्ट होते हैं क्योंकि वो इंटरप्ट नहीं होते, उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से वो इंतहाई फास्ट होते हैं। जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं वो सारा डिपेंड करते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज के ऊपर। तो जब हार्डवेयर इन्वॉल्व हो गया तो ये जो थ्रेड्स हैं ये स्लोअर होते हैं देन यूज़र लेवल थ्रेड। जैसे मैंने कहा, यूज़र लेवल जो है उसको क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट आपका यूज़र करता है और कर्नल को क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमारे पास 3 टाइप ऑफ लाइब्रेरीज हैं, जिसे हम बोलते हैं POSIX, PT, P थ्रेड्स एंड Win32 थ्रेड्स एंड जावा थ्रेड्स। ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं ऑफ थ्रेड्स की जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर विद 3 थ्रेड्स फॉर इनपुट, डिस्क स्टोरेज एंड डिस्प्ले। लेकिन इन लोगों ने 3 थ्रेड्स यहाँ पर बता चुके हैं वर्ड प्रोसेसर की, कि वर्ड प्रोसेसर इनपुट भी हम कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, उसको स्टोर भी कर रहा होता है सेम टाइम में, और उसको डिस्प्ले भी कर रहा होता है। तो 3 चीज़ें इसमें यूज़ हो रही है। तो दोबारा मैं बता दूं कि थ्रेड्स के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक यूज़र लेवल थ्रेड होता है और एक कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं। एक को रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते और उसको यूज़र इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर देता है, और दूसरे थ्रेड्स वो होते हैं जिनको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कर्नल के पास कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं और उसको कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 2 टाइप ऑफ थ्रेड्स हैं, यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिवीजन है। जो यूज़र स्पेस है वो प्रोसेसेस 1 2 3 जितने भी होते हैं वो ऊपर लेवल पे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कर्नल स्पेस मतलब कर्नल स्पेस में कोई थ्रेड आता है तो हमें कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। वो कोई भी हार्डवेयर हो सकता है। सो ओवरऑल ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये फास्ट होता है और ये स्लो होता है बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरप्टेबल एंड इट इज़ इंटरप्टेबल थ्रेड्स। अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं यूज़र लेवल की और कर्नल लेवल की। यूज़र थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द यूज़र्स एंड कर्नल थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट रिकग्नाइज यूज़र लेवल थ्रेड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं होती कि उसको रिकग्नाइज करे। कर्नल थ्रेड्स आर रिकग्नाइज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है हार्डवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजर थ्रेड्स इज ईजी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड्स कर्नल थ्रेड्स इज complicated. Context switch time is less and context switch time is more. context switching इंतहाई मतलब ज़्यादा इसमें context switching में टाइम लगता है और इसमें कम टाइम लगता है। context switch require no hardware support। जब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में मूव करता है या जंप करता है या स्विचिंग करता है तो उसको हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। हार्डवेयर सपोर्ट इज़ नीडेड, यहाँ पर हार्डवेयर बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। If one user level thread perform a blocking operation, then entire process will be blocked. If one kernel thread perform blocking operation, then another thread can be continue its execution. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक यूज़र थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाता है तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। नॉर्मली ये ब्लॉक नहीं होती, और कर्नल लेवल पे अगर कोई ब्लॉक हो भी जाए तो नेक्स्ट थ्रेड जो है वो कंटिन्यू करता है अपनी एग्जीक्यूशन, बिकॉज हमने कहा हार्डवेयर इसमें इन्वॉल्व है। तो हर हार्डवेयर के लिए डिफरेंट थ्रेड्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती है, किसी को सीपीयू चाहिए होता है, किसी को इनपुट डिवाइस चाहिए होता है, किसी को आउटपुट डिवाइस चाहिए होते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर किसी को सीपीयू नहीं मिल रहा तो वेट में ब्लॉक हो जाते हैं, वेट में चले जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे प्रोसेस को मिल जाता है
आपका दूसरा हार्डवेयर, लेट्स से इनपुट या आउटपुट डिवाइस। यूजर लेवल थ्रेड्स आर डिजाइन एज ए डिपेंडेंट थ्रेड्स, कर्नल लेवल थ्रेड्स आर डिजाइन एज ए इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि हर थ्रेड रिक्वेस्ट लेकर आता है हार्डवेयर के लिए, और हार्डवेयर हर एक को अलग अलग चाहिए होता है, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंड नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर। अब इसमें जैसे हमने लाइब्रेरीज का कहा, इसकी एग्जांपल्स हैं जावा थ्रेड, पोस्टफिक्स थ्रेड्स, और ये एग्जांपल हैं जो कर्नल लेवल थ्रेड्स के, वो विंडो, सोलार। ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमारे पास थ्रेड्स के अंदर मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स होते हैं, और वो थ्रेडिंग मॉडल जो हैं वो 3 टाइप के हैं। वो मैनी टू वन है, 1 to 1 है, और मैनी टू मैनी है। सबसे पहले बात करते हैं मैनी टू वन। मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के थ्रेड्स होंगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप तरीके से इसका सॉल्व करते हैं। मतलब डिफरेंट मॉडल्स हैं कि कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। मैनी टू वन मॉडल मैप्स मैनी यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल लेवल थ्रेड। मतलब अगर हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड ज्यादा हो और एक आपके पास थ्रेड हो, कर्नल लेवल थ्रेड हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको फिगर में बता देता हूँ। जैसे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास जब यूज़र लेवल थ्रेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनमें से किसी को कर्नल लेवल थ्रेड्स स्पेस पे आना होता है, तो हम 1 by 1 एट अ टाइम एक कर्नल को एक यूज़र थ्रेड को कर्नल के पास भेजते हैं। मतलब उसको हार्डवेयर की ज़रूरत जब पड़ती है। सो एट अ टाइम अगर हम 4 थ्रेड्स, यूज़र लेवल थ्रेड्स आ रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर द कर्नल थ्रेड, तो करेगा ये कि वो आ तो सारे जाते हैं कंकरेंटली, लेकिन वो यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं और कर्नल जो है उसको 1 by 1 उनके टास्क कंप्लीट करता है। जब लेट से इसका रिक्वेस्ट ले लेता है, तो जब तक इसका कंप्लीट नहीं होगा ये तब तक ये 3 वेट करते रहेंगे। इसी तरह जब ये कंप्लीट कर जाए तो फिर ये नेक्स्ट कर लेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वी हैव अ 1 to 1 मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, ईच यूजर लेवल थ्रेड मैप टू कर्नल। मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर एक यूजर लेवल थ्रेड है तो उसी के अगेंस्ट एक कर्नल लेवल थ्रेड होगा, और अगर 10 यूजर लेवल थ्रेड्स हैं तो 10 कर्नल लेवल के थ्रेड्स मस्ट क्रिएट होते हैं। मतलब हर एक के लिए एक। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, अगर एक यूजर आ रहा है तो उसके लिए एक कर्नल क्रिएट कर देते हैं स्पेसिफिकली। ये सबसे अच्छा मॉडल है, लेकिन आगे जाकर अगर आपके पास यूजर लेवल थ्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएं तो कर्नल लेवल थ्रेड जो होते हैं वो भी उतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो क्रिएट होते हैं। सो ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट थ्रेडिंग मॉडल यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ मैनी टू वन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, allow many user level thread to be mapped to many kernel level threads। मसलन इसमें होता यह है कि आपके पास, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स आ जाते हैं, इनको वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि इसके अगेंस्ट मेनी नंबर ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। जैसे ही आपके पास 4 या 5 यूज़र लेवल थ्रेड्स आ जाते हैं, ये करता ये है कि उसके अगेंस्ट एक कर्नल लेवल थ्रेड क्रिएट कर लेता है, लेकिन जब ये एक क्रिएट कर रहा होता है उस टाइम दूसरे रिक्वेस्ट को फ़िलहाल नहीं सुनता, और इसी तरह जब जैसे ये इसकी रिक्वायरमेंट ले लेता है और ये चला जाता है फुलफ़िल करने के लिए, तो इसी दौरान पैरेलल में दूसरा यूज़र लेवल थ्रेड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये इसके ख़त्म होने का वेट नहीं करता जैसे मैनी टू वन में था। 1 to 1 में तो डायरेक्टली यूज़र लेवल थ्रेड्स आ रहे हैं और उसके कर्नल लेवल थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है कि जब तक आप यूज़र लेवल थ्रेड रिसीव ना कर लें किसी एक को,
दूसरा फ़िलहाल आप नहीं ले सकते, लेकिन आप जैसे ही पहले वाले को ले लें, दूसरा आप ले सकते हैं, तीसरा आप ले सकते हैं। हम इसको बोलते हैं many to one. Allow the operating system to create a sufficient number of kernel threads. The many to many model multiplexes, हम मल्टीप्लेक्सेशन यहाँ पे करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग में any number of a user thread onto a equal or small number of kernel threads. This model provides the best accuracy on the concurrency, and when thread perform a blocking system call, the kernel can schedule another thread for execution. जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ब्लॉकिंग नहीं होती, जैसे आपका एक ले लेते हैं, दूसरे रिक्वेस्ट आप ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, और यहाँ पे कंकरेंसी या पैरेलल एग्जीक्यूशन इंतहाई फास्ट होती है। नेक्स्ट वी हैव अ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास दो टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी न किसी वजह से, और इंडिपेंडेंट वो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते, उनको कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं होती। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज अ मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन ऑफ वन प्रोसेस विद अनदर प्रोसेस. This usually occur only in one system. There are two type of process communication, inter-process communication, that are shared memory and message passing. नॉर्मली हमारे पास ये जो कम्युनिकेशन होती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये दो टाइप के होते हैं। एक मेमोरी शेयर करते हैं और दूसरा जो मेथड है वो मैसेज पासिंग करते हैं एक दूसरे को। शेयर्ड मेमोरी में ये होता है कि ये एक ख़ास लोकेशन को में अपने मैसेजेस स्टोर करते हैं और वहाँ से दूसरा प्रोसेस लेकर जाता है। जो प्रोसेस किसी भी ABC प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो एक ख़ास लोकेशन मेमोरी में रिजर्व कर दिया जाता है। हर प्रोसेस जो कम्युनिकेट करेगा ABC के साथ वो यहाँ पर अपना मैसेज छोड़ के चला जाएगा, ABC वहाँ से वन बाय वन पिक करेगा। इसको बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी। और मैसेज पासिंग में ये होता है कि हम लोग अपने मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 सेंड करते हैं। जो भी कम्युनिकेशन होती है कि ये मैसेज प्रोसेस नंबर 1 से है और ये किसके लिए है, डायरेक्टली मैसेजेस सेंड कर देते हैं। इसी तरह अगर वो 2 ने 1 के साथ कम्युनिकेट करना हो तो वो डायरेक्ट मैसेज करते हैं एक दूसरे के साथ। A region of memory which is shared by the cooperating processes gets established. Process can then be able to exchange information by reading and writing all the data to the shared region. जैसे मैं बता चुका हूँ आप लोग। नेक्स्ट जो है वो मैसेज पासिंग है। कम्युनिकेशन टेक प्लेस बाय वे ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज अमंग द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। अगर किसी को इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।